Hello everyone, I hope you are well. Welcome back. Today we discuss about light. लाइट में हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ लिए थे, इमेज के बारे में, ये सभी चीज़ हम लोग पढ़ लिए थे। आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस सेशन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल जनरल कंपटीशन एंड स्पेशली 10th क्लास। आज हम लोग को पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन के बारे में। आज हम लोग को पढ़ना है प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। प्रकाश का अपवर्तन अपवर्तन आज हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो आपका टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे आप जनरल कंपटीशन लेवल से जाए या बेस ऑफ 10th क्लास। देखिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन में बहुत सारे एग्जाम्पल हम आपको देंगे आगे। पहले हम इसका डिफिनीशन के बारे में चर्चा करते हैं। इसका डिफिनीशन जो होता है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वो क्या करता है, अपने लाइन से थोड़ा सा मुड़ के जाता है या बेंड होके जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, लिखिएगा। जब प्रकाश की किरण जब जब की प्रकाश की किरण सघन माध्यम से प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रवेश करता है तो अपनी पूर्व सतह से थोड़ा मुड़कर जाता है उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। या इसको दूसरे माध्यम से भी कहा जाता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दोनों माध्यम को अलग करने वाले सतह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, और विचलित होने की इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, या आगे आप लिखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आगे आपको लिखना है प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा सा देखेंगे। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए द प्रोसेस ऑफ bending of light, the process of bending of light, the process of bending of light as the passes from air into glass, vice versa,
is called refraction, is called refraction of लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए कुछ नहीं करना है, आपको बस यहाँ से ये समझना है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वो क्या करता है, अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है या अपने पथ से थोड़ा सा मुड़ जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश को, या इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम the process of bending of light as the passes from air into glass, the vice versa is called reflection of light। इतना तक क्लियर है? देखिए साइंस को आप समझने की कोशिश कीजिए, रटने से कुछ नहीं होता है। रटिएगा, आज रटिएगा कल भूल जाइएगा, आज रटिएगा कल भूल जाइएगा। उससे अच्छा है कि आप साइंस को समझने की कोशिश कीजिए। कोई मैं ज़्यादा फास्ट नहीं पढ़ाता हूँ या ज़्यादा कुछ फास्ट नहीं पढ़ाता हूँ। आप मेरे वीडियो में शुरू से लेकर अंतिम तक बने रहिएगा तो आपको बेहतर तरह से समझ में आ जाएगा। अगर आप मेरे वीडियो को नए हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि यहाँ से जो भी नोटिफिकेशन दिया जाए वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। हम आशा करते हैं कि आप इस काम को करेंगे। अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग को पढ़ना है कि प्रकाश की किरण का जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो किस तरह से हरकत करता है, किस तरह से घूमता है, किस तरह से मुड़ता है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है कि प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर विचलन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो किस तरह से विचलन करता है। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा, वायु क्या है आपका, विरल माध्यम है। वायु क्या है, विरल माध्यम है। और आपका कांच क्या है, सघन माध्यम है। जब किरण को विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, अभिलंब की ओर मुड़ जा रहा है। किसके तरफ, अभिलंब की ओर मुड़ जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब लाइट प्रवेश कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, अभिलंब की ओर मुड़ जा रहा है। यही है पहला, लिखिएगा पहला पॉइंट। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये पहला है, आपको समझने के लिए मैंने बताया। अब देखिए वायु क्या है आपका, विरल माध्यम है। वायु क्या है, विरल माध्यम है। और कांच क्या है, सघन माध्यम है। जब प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, अभिलंब की ओर मुड़ जा रहा है। यही बात मैंने यहाँ पे लिखा, आपको समझने के लिए, आपको बेहतर तरह से समझ में आ जाए। आगे जब रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ जब पढ़ाएंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाएंगे तो उसको समझने के लिए ये बात जरूरी है, इसलिए मैंने पहले इसको बताया। उसके बाद मैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम जाएंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जब पढ़ाएंगे आपको इतना बेहतर ढंग से पढ़ाएंगे कि आप एकदम समझ जाइएगा, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा लिखिएगा। दूसरा देखिए, कंडीशन कुछ नहीं होता है, दूसरा में कुछ नहीं ज़्यादा है। दूसरा में ये आपका हो गया, यहाँ से मिट जाएगा। दूसरा में थोड़ा सा हम वीडियो को पॉज कर देते हैं, टाइम लगेगा। देखिए आगे हम लोग को क्या करना है। अब देखिए आगे 2 नंबर जो है, 2 नंबर में क्या कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, जब प्रकाश की किरण जब आप किसी कांच से गुजारिएगा
तो सबसे पहले क्या रहता है, एयर में प्रकाश मतलब एयर में लाइट रहता है, ठीक है। यानी एयर कहने का मतलब विरल माध्यम में प्रकाश रहता है। जब वो क्या करता है, कांच के अंदर प्रवेश करता है, कांच के अंदर प्रवेश करता है, प्रवेश करने के बाद जब बाहर निकलता है तो वो क्या करता है, अभिलंब से दूर भाग जाता है, अभिलंब से दूर भाग जाता है, ठीक है। लिखना है आपको, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर भाग जाता है। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से तैयार किया जाता है, क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश को विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अभिलंब से दूर जाता है, नज़दीक आता है, निकट आता है, क्या होता है। अब देखिए प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो अभिलंब की ओर जाता है, ठीक है, अभिलंब के नज़दीक जाता है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, जब लाइट क्या होता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से ये क्या करता है, दूर भागता है। क्या भागता है, दूर भागता है। क्वेश्चन पूछता है कि जब प्रकाश की किरणें, जब लाइट को सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजारा जाता है तो वो अभिलंब से नज़दीक आता है, दूर जाता है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ए एंड बी करके देता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, प्रकाश की किरण कांच से विरल माध्यम में जाता है, एयर में जाता है, तो वो क्या करता है, अभिलंब से, ये क्या हो गया आपका, अभिलंब हो गया, अभिलंब से क्या कर रहा है, दूर भाग रहा है। क्या कर रहा है, अभिलंब से दूर भाग रहा है। अब पहला कंडीशन क्या था, पहला कंडीशन में था कि जब क्या होता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो अभिलंब की ओर आता है, अभिलंब के नज़दीक आता है। और जब क्या होता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो ये क्या करता है, अभिलंब से दूर भागता है। अब पहला में क्या था, नज़दीक आता है, दूसरा कंडीशन में क्या था कि दूर भागता है। तीसरा कंडीशन क्या होता है, तीसरा कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिए। थोड़ा सा हम वीडियो को पॉज करते हैं, आगे बनाने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तीसरा कंडीशन देखिए, तीसरा कंडीशन कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण अपवर्तक सतह के लंबवत आती है तो वो बिना विचलित हुए, जब प्रकाश की किरण परावर्तक सतह पर लंबवत आती है यानी सीधा आती है तो बिना विचलित हुए वो दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है। अब पिक्चर के माध्यम से देख रहे हैं, यहाँ पे फोटो मैंने बनाया है, ठीक है। जब प्रकाश की किरण लंबवत आती है यानी सीधी आती है, जब प्रकाश की किरण सीधी आती है तो वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब उसको जाना होता है तो वो विचलित नहीं होती है, बेंड नहीं होती है, मुड़ता नहीं, वो सीधे निकल जाता है, ठीक है। लिखिएगा, जब प्रकाश की किरण परावर्तक सतह पर लंबवत आती है तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। पहला कंडीशन में क्या था, पहला कंडीशन में ये था कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो अभिलंब के नज़दीक जाता है, दूसरा कंडीशन में क्या था कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से कांच से एयर में जाता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर भागता है। तीसरा कंडीशन में ये था कि जब प्रकाश की किरण अपवर्तक सतह से सीधी हो यानी लंबवत हो तो वो क्या करता है कि बिना बेंड हुए, बिना मुड़े एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है, वो मूव नहीं करता है, बेंड नहीं करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन, आप छोड़ के वीडियो जाइएगा नहीं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा थोड़ा सा फिगर पे ध्यान दीजिएगा। मैंने प्रकाश के अपवर्तन में, अब प्रकाश के अपवर्तन मैंने पढ़ाया था, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो इसमें बताया था कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वो क्या करता है, अपने पथ में थोड़ा सा विचलित करता है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये आपका क्या है, ये आपतित किरण हो गया, इंसाइडेंट रे हो गया, ठीक। उसके बाद ये अंदर जो हो गया अपवर्तित किरण हो गई, ये ग्लास में जो किरण आ रहा है और फिर बाहर निकल रहा है, दोनों के बीच में जो है अपवर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। उसके बाद जब सघन माध्यम से बाहर निकलता है, कांच से बाहर निकलता है, उसको हम लोग निर्गत किरण या बाहर जाने वाली किरण कहते हैं, उसको इमरजेंट रे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल आई को आपतन कोण हम लोग कहते हैं, एंगल ऑफ इंसाइडेंट कहते हैं, एंगल ऑफ इंसाइडेंट कहते हैं। दूसरा ये आर बन रहा है, आर कोण को हम लोग अपवर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक। और उसके बाद ई जो है, ई इसको हम लोग निर्गत कोण कहते हैं। यहाँ से क्या हो रही है, प्रकाश निर्गत हो रही है, तो अभिलंब और निर्गत किरण के बीच का जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंट कहते हैं। तो एक लाइन में आप लिखिएगा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वो क्या करता है, अपने पथ से थोड़ा सा मुड़ के जाता है, और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में लिखिएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। पहला लॉ के बारे में, पहला लॉ कहता है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं, तीनों आपको एक ही तल में होते हैं। ये क्या होते हैं, एक ही तल में, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतित किरण के बीच में डाला गया अवलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। लिखिएगा पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा लॉ के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। दूसरा लॉ क्या है, कह रहा है कि किन्हीं माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया, किसी भी माध्यम के लिए, किसी माध्यम के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया के अनुपात, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। दैट इज साइन आई बटा
साइन आर इक्वल टू म्यू। इसे हम लोग क्या कहते हैं, नियतांक कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, आप इतना समझ गए, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, पहला लॉ कह रहा है कि आपतित किरण तथा आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, आपतित किरण यहाँ हो गया, ठीक है, अपवर्तित किरण यहाँ हो गया। इसमें डाला गया लंब जो होता है, तीनों का तल जो होता है एक ही तल में होता है। दूसरा कह रहा है किसी माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। दैट इज साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू म्यू। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल, इसके अपवर्तन का कुछ एग्जाम्पल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, पहला एग्जाम्पल कह रहा है कि जब पेंसिल को किसी ग्लास में डालते हैं और बाहर से हम लोग देखते हैं तो वो क्या होता है कि थोड़ा सा बेंट किया हुआ दिखाई देता है। क्या होता है, पेंसिल थोड़ा सा मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। दूसरा जो हम लोगों को पढ़ना है कि जब शीशे की ग्लास में पानी रखा होता है और जब उसमें सिक्का डाला जाता है, कॉइन्स डाला जाता है, तो वो क्या होता है, सिक्का थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है। तीसरा एग्जाम्पल जो है वो हम लोग पढ़ेंगे, अत्यधिक ऊंचाई पे अगर कोई पक्षी उड़ रहा है तो उसका परछाई नहीं बनता है। बहुत ही अमेजिंग बात मैंने बताया यहाँ से। ठीक है, अगर आप किसी भी यूट्यूब पे आप उठा के देखिएगा तो इतना अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिलता है। ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं हम इस वीडियो को बनाने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि आप इसको थोड़ा सा लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। आप लोगों से विनती है कि आप लोग लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, तीसरा मैंने सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में जब सूर्योदय सूर्यास्त हो जाता है, सूरज अस्त और उदय होने से पहले और सूर्यास्त होने के बाद देखते हैं कि चारों तरफ क्या होता है, उजाला हो जाता है। ये क्यों होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, और रात्रि के समय में जब तारे जो होते हैं टिमटिमाते नजर आते हैं, किसके कारण, अपवर्तन के नियम। ये सभी है आपके एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन। थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल नजर डालते हैं। ठीक है, लिखिएगा सम एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन। मिटा दें इसको, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं इसका। ठीक है, some example of refraction। पहला एग्जाम्पल है आपके पास, जब शीशे के गिलास में पेंसिल डाला जाता है तो पेंसिल मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। दूसरा एग्जाम्पल है आपके सामने, जब सिक्के को पानी से भरे, यहाँ पे पानी से भरे गिलास यहाँ पे छूट गया है। जब पानी से भरे शीशे के गिलास में सिक्का डाला जाता है तो उठा हुआ प्रतीत होता है। या पानी के अंदर गहराई में जब कोई मछली चलती है तो वो क्या होता है कि यहाँ पे वास्तविक उसका अगर स्थिति यहाँ होगा तो वो थोड़ा सा आगे बढ़ के दिखाई देता है। ये किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। ये बहुत सारा एग्जाम्पल है, हम आपको लिखा देते हैं। अब इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो स्किप कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल के बारे में। देखिए,
जब मछली जो होती है जब पानी के अंदर गहराई में होती है तो वो क्या होता है कि वो अपने वास्तविक दूरी से कुछ आगे दिखाई देता है या कुछ ऊपर दिखाई देता है। ये किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण। आप लिख लीजिए, हम यहाँ से बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए पहला एग्जाम्पल मैंने क्या बताया है, पहला एग्जाम्पल बताया कि जब शीशे के पानी से भरे शीशे के गिलास में जब पेंसिल को डाला जाता है तो वो क्या होता है? मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। दूसरा मैंने बताया कि जब पानी से भरे गिलास में सिक्के को डाला जाता है तो वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तीसरा मैंने बताया कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे पक्षी का परछाई नहीं बनता है। चौथा मैंने बताया कि सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद भी सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद में भी क्या होता है? क्षैतिज जो होता है प्रकाशमय रहता है। रात में तारे जो होते हैं टिमटिमाते नजर आते हैं, ठीक है। और मैंने बताया कि जब जल में मछली चलती है तो वो क्या होता है? अपने वास्तविक दूरी से थोड़ा सा ऊपर होती है या आगे हुए प्रतीत होती है। किसका कारण? एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये सभी आप एग्जाम्पल लिख लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे वीडियो को, और आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।